गीता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गीता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गीता के हत्यारों को फांसी दो, मुल्कीदारों को फांसी दो, मुल्कीदारों को फांसी दो, मुल्कीदारों को फांसी दो, मुल्कीदारों को फांसी दो। जोर जुर्म की टक्कर पे, जोर जुर्म की टक्कर पे अंकिता के हत्यारों को, अंकिता के हत्यारों को, अंकिता के हत्यारों को जोर जुर्म की टक्कर पे हत्यारों को हत्यारों को, अंकिता के हत्यारों को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पिछले कुछ 2 दिनों से आपने देखा होगा बड़े घटनाक्रम लगातार उत्तराखंड में हो रहे हैं। वैसे तो कुछ बहुत दिनों से ही हो रहे हैं। उनमें से मुख्य 2 घटनाक्रमों पे उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने पूरे संगठन के साथ अपने को कार्रवाई में उतार रखा है। जैसे कि आपको पता है UKSSC मामले में हमारा युवा प्रकोष्ठ पूरी तरीके से लामबंद होकर लगातार पिछले 26-27 दिनों से अनशन चला रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में एक बड़ी दुखद घटना हुई थी अंकिता भंडारी के साथ। तो सबसे पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल के माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी व पूरे संगठन के द्वारा मैं बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अंकिता भंडारी को, और ये क्षमा मांगते हुए कि हम सबके होते हुए भी हम उसे बचा नहीं पाए और उसे कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी। ये मामला जब हमारे संज्ञान में आया था 2 मीडिया कर्मियों के माध्यम से, तो उसके बाद रात ही तुरंत विवेक जो इनके अंकिता भंडारी के पिता हैं उनसे फ़ोन पे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उनसे अगले दिन सुबह हम लोग मिले। इसमें माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे निर्देशित किया था संगठन को कि आप सभी लोग जितने भी देहरादून में हैं और जितनी भी प्रकोष्ठ इकाइयाँ हैं, युवा, महिला और अन्य सभी प्रवक्ता हो या मीडिया प्रभारीगण हो, तुरंत लक्ष्मण झूला थाने पहुँचें और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में तब तक जुटे रहें जब तक आप वहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो जाते और प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आती। सरकार पे दबाव बना होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में ये बड़ा विडम्ब एक बात सामने आई थी उत्तराखंड के पहाड़ों की खुलके की पटवारी राजस्व व पुलिस के लेवल पे किस तरह की बड़ी गड़बड़ी हो रही है। मुकदमे कायम नहीं हो रहे, बच्चियाँ गायब हो जा रही हैं, उनके पिता को कहा जा रहा है तुम बाहर रुको और आरोपी के परिजन अंदर बैठे हुए हैं आरोपी के साथ। तो ये जब सच सामने आया तो उत्तराखंड क्रांति दल भी सच को सुनने के बाद हिल गई, क्योंकि नैतिकता के आधार पर उत्तराखंड क्रांति दल का सबसे बड़ा दायित्व है प्रदेश के निर्माण से लेके उसके आंदोलन, उसकी सोच सब उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा है। तो अपने नैतिक दायित्व को मानते हुए उत्तराखंड का प्रति कार्यकर्ता और सभी शीर्ष गण, सभी कार्यकर्ता, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी जुनून के साथ इस मामले में लगे। और इसमें हम स्वागत भी करते हैं इस समय की हमारी पुलिस व्यवस्था का सबसे सराहनीय जो काम किया है वो पुलिस के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने किया। पूरा जनता का गुस्सा भी झेला, रोष झेला, उसके बाद बहुत ही जल्दी गिरफ्तारियां करी। अंकिता वाले मामले में हमने अंकिता भंडारी को के शव को भी बरामद कर लिया। आधी रात को मुख्यमंत्री के आदेश पे बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई, जो एक मांग उत्तराखंड क्रांति दल ने और की थी कि अपराधी पे बुलडोजर चले। तो ये सारे कार्य बहुत सराहनीय है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डर था, क्योंकि डॉक्टर विनोद आर्या बहुत रसूखदार हैं भाजपा में, वो उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं, एक लंबा उनका इतिहास है, बिग शॉट कहा जाता है उन्हें भाजपा का। पर अपने उस बिग शॉट और साथ में उस बेटे को भी भारतीय जनता पार्टी के पदों से हटाते हुए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर किया, ये भी
उत्तराखंड क्रांति दल एक सराहनीय कदम उनका मानती है इस फैसले को, लेकिन इसके साथ एक शक भी मन में उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मौके की नज़ाकत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का फैसला लिया हो और जांच प्रभावित करने के और कई रास्ते निकाले जा सकते हो। लेकिन कानूनी व्यवस्था पे विश्वास रखते हुए इस समय हम उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से हम ये जनता से अपील करते हैं कि पुलिस का सहयोग करें, सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाए, आगजनी ना करें और पुलिस जो सील करना चाहती है रिजॉर्ट को, उसके साक्षी उसमें सुरक्षित रहें, इसलिए उसे सील होना है। इसके साथ ही अंकिता में हमें सबसे बड़ी जो मैं आपके सामने रखूँगा बात, एक तो मैंने आपको भय बताया ये है कि हो सकता है मौके की नज़ाकत को देखते हुए इन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया हो। दूसरा, उसके पिता जो मृतका के पिता है उनका बयान है कि जब वो चौकी में पहुंचे रिपोर्ट लिखवाने लाश थानों से होते होते, तब वहाँ आरोपी उसका पिता और अन्य लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो ये सीधे सीधे है कि वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, वो अपराध को छुपाने की कोशिश, जिसे षड्यंत्र कहा जाता है, तो षड्यंत्र की श्रेणी में आता है। भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तराखंड की जनता को, देश की जनता को वाकई बेटी बचाओ के नारे की सत्यता को प्रमाणित करना चाहती है तो मात्र विनोद आर्य के निष्कासन या उसके बेटे के निष्कासन से नहीं, बल्कि आईपीसी की धारा 120 भी जो षड्यंत्र की मानी जाती है और अन्य संबंधित जो भी धाराएं इन पर बनती है उसके तहत राज्य सरकार खुद मुकदमा कायम करते हुए विनोद आर्य पर कानूनी कार्यवाही करे। ये उत्तराखंड क्रांति दल की एक और मांग है। इसके बाद हाँ, हम भी कहेंगे धामी धाकड़ है अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो। अब मैं दूसरे एक और मुख्य विषय पे आ रहा हूँ। दूसरा मुख्य विषय विधानसभा को लेकर है। विधानसभा की 252 नियुक्तियाँ रद्द कर दी गई माननीय विधानसभा अध्यक्षा के द्वारा। ये कदम एक काफ़ी बोल्ड लेडी का मानते हुए हम माननीय विधानसभा अध्यक्षा महोदया को बधाई प्रेषित करते हैं। लेकिन ये जांच जो है सिर्फ एक ही बिंदु पर हुई जो हमें पहले से पता था कि नियुक्तियाँ फर्जी हैं। 2 टर्म के सारे कर्मचारी बाहर निकाल दिए गए, जिनमें से कांग्रेस के दीपक कुंजवाल जी का और प्रेमचंद अग्रवाल का कार्यकाल था। तो अब ये बात प्रमाणित हो जाती है कि ये नियुक्तियाँ फर्जी हुई थी। इसलिए ये लाजमी है कि अब कैबिनेट से किसी भी हाल सूरत मंत्री प्रेमचंद्र को कैबिनेट में रहने का अधिकार नहीं है अगर ये सरकार पाक साफ है तो। दूसरा, इस मामले में जितनी भी गंभीरता दिखाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उत्तराखंड क्रांति दल उसे सीधे सीधे जो है एक लीपापोती मानता है, क्योंकि ये मात्र एक फैसला कर देना और मुख्यमंत्री का उसके बाद बयान आना कि भाई नियुक्ति रद्द तो कर दी, अब ये चैप्टर ख़त्म। तो हम ये कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, चैप्टर तो अब शुरू हुआ है। अगर वो नियुक्तियाँ अवैध हैं और ये बात अब आप खुद अपनी रिपोर्ट में मान चुके हैं, विधानसभा अध्यक्षा मान चुकी है, तो सरकार इन पोस्ट पे लाने वालों को जितने भी, चाहे उसके ब्रोकर हैं चाहे वो खुद नेता हैं, उनके जांच बैठाए कि ये वो कौन लोग हैं जिन्होंने नौकरियां देने का काम किया, प्रेमचंद अग्रवाल तक किसी को लाने का काम किया, उसके पीछे क्या डील हुई, प्रेमचंद अग्रवाल जी को क्या फ़ायदा पहुंचा और उनकी संपत्तियों की जांच की हम पुरजोर तरीके से मांग करते हैं। इसके साथ ही एक बहुत पुराना और मसला सहकारिता जो अभी तक दफन है, जिसके मंत्री धन सिंह रावत अभी भी कैबिनेट में बैठे हैं, तो सरकार सार्वजनिक करे इस बात को कि उस सहकारिता घोटाले की जांच का आखिर हुआ क्या है और कैसे 2 इतने बड़े आरोपी मंत्री धामी जी की कैबिनेट में हैं। तो क्यों हम ये मान लें कि उत्तराखंड में सुशासन आ जाएगा और भ्रष्टाचार मिट जाएगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 2 के नाम ले रहा हूँ, होने को तो हरबंस कपूर के बेटे के ऊपर भी आरोप है छात्रवृत्ति घोटाले का, और ऐसे कई सारे जो आप मीडिया बंधुओं को पता भी हैं, जिन्हें हम एक एक करके सामने लगातार लाएंगे। तो हमारी जो मुख्य मांग है, मैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा करते हुए एक बार अपनी मांग दोहरा देता हूँ उत्तराखंड क्रांति दल की। हमारे युवा प्रकोष्ठ के जितने भी पदाधिकारी हैं और हमारे जो युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र बीर जी, आपको पता ही है पिछले लंबे समय से वो UKSSC के लिए धरने पे बैठे हैं, आंदोलनरत है और सरकार से एक ही मांगे CBI। तो वही हमारी प्रमुख पहली मांग है कि UKSSC मामले में CBI जांच किसी रिटायर या सिटिंग जज की निगरानी में हो। दूसरी हमारी मांग है प्रेमचंद्र को मंत्रिमंडल से तुरंत बाहर किया जाए और इनकी संपत्तियों की जांच हो। इसके अलावा जितने भी नेता और अधिकारियों के नाम आ रहे हैं
पैसा कमाने में, घपलों में, घोटाले में सबकी आय और संपत्ति की जांच होनी चाहिए और वो जांच सार्वजनिक होनी चाहिए। तीसरा हमारी मांग है विधानसभा अध्यक्ष की जांच में आए जितने 252 पदों पे रखे हुए लोग हैं, अयोग्य भर्ती करे हुए हैं, उन्हें जिन्होंने रखा है, जिन्होंने उन्हें नौकरियां दिलवाई और जिन्होंने दलाली इसमें करी है, उन सभी पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारियां की जाए। शिक्षा विभाग और राज्य संपत्ति में भी कार्यरत कई अधिकारी हैं जिनके नियुक्ति के समय दिए गए प्रमाण पत्र गलत हैं, जिनके मेरे पास पूरे एविडेंस हैं, जो समय आने पे मैं मीडिया के साथ भी साझा करूंगा। और आपको मैं बता दूं कि इस पूरे मामले की मुख्यमंत्री तक सबको नॉलेज है, चाहे वो सचिव हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सबको इस बात का पता है कि ये हुआ है, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हमारी ये मांग है कि इन सारे प्रमाण पत्रों के आधार पर जिन्होंने भी गलत नियुक्तियां ले रखी हैं झूठे प्रमाण पत्रों पे, उन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं पे मुकदमा कलमबद्ध करते हुए उन लोगों की गिरफ्तारी की जाए और अब तक वो जितना भी पैसा तनख्वाह भत्तों के तौर पे ले चुके हैं उनसे उनकी वसूली करी जाए। और सबसे आखिरी में हमारी मांग है कि जितनी भी जांचें अब तक लंबित उत्तराखंड में चल रही हैं उन सबको सार्वजनिक करते हुए पूरा किया जाए, ताकि जनता के मन में सुशासन का जो एक उम्मीद है वो उम्मीद कायम हो सके। अगर सरकार इन सब मामलों में जल्दी फैसला नहीं लेती तो उत्तराखंड क्रांति दल के माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी का सीधा संदेश, जो मैं उनका संदेश अपने द्वारा दे रहा हूँ, कि पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल अपनी सजगता पूरी तरीके से दोबारा फिर वैसे ही दिखाएगा जैसे कि उत्तराखंड पाते समय, उत्तराखंड पाने के लिए हम हर शहादत की हद तक पहुँचे। तो हम किसी भी हद को नहीं चूकेंगे, हम हर हद तक जाएंगे। पर उत्तराखंड को जिस तरह घोटाले और भ्रष्टाचार में ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कल्पित नेता बेच रहे हैं, उन सब को हवालात के पीछे होना चाहिए। और यहाँ जो रोजगार की सबसे बड़ी जटिल समस्या खड़ी कर दी गई है युवाओं के लिए, जिसकी वजह से नशे में ग्रस्त हो रहा है, उनको वहाँ नशे की आज़ाद दिलाने के लिए इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर हर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। धन्यवाद। आपने उत्तराखंड सरकार की कार्यवाही के ऊपर और पुलिस प्रशासन की, खासकर पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर पूरा विश्वास जताया है, तो फिर क्या कारण है कि अभी तक आपकी पार्टी के लोग जहां पोस्टमार्टम हो रहा है वहां अभी तक खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, पूरा विश्वास नहीं जताया, मैंने कहा सराहनीय है, कार्रवाई सराहनीय है। पुलिस को मैंने भी देखा है और हम सब ये मानते हैं कि उन्होंने प्रेशर में भी आके बहुत काम किया है। प्रेशर इस समय पॉलिटिकल भी है उनके ऊपर और पब्लिक का भी है, उसे बैलेंस करते हुए वो काम कर रही है। तो जितनी भी अब तक उसने कार्रवाई करी वो बहुत तेज है और उस तेजी की हम सराहना कर रहे हैं। संतुष्टि तो हमें सिर्फ सरकार की कार्रवाई से हो सकती है, क्योंकि सरकार जब तक नहीं जाएगी तब तक ये रसूखदार जो विनोद आर्या है, जिसके बेटे ने ये कांड किया है, उसका पुराना इतिहास भी जो है, चाहे आप स्कूल का उठा के देख लीजिए, कॉलेज का देख लीजिए, लड़ाई झगड़े और आपराधिक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, उस रिजॉर्ट में कौन लोग आते थे जिनके लिए अंकिता को कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा था, वो कैसे वीआईपी गेस्ट थे, उन सारे गेस्टों की भी जांच होनी चाहिए कि वहाँ कौन आ रहे हैं। जब ये सवाल ये है कि आपका उत्तराखंड क्रांति दल इस वक्त पोस्टमार्टम रूम के बाहर क्या कर रहा है? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ लोग हो सकता है पोस्टमार्टम के बाहर हो, ताकि इसलिए कि वहाँ कोई गड़बड़ी ना हो जाए या रिपोर्ट से कोई छेड़खानी ना करे, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है और सामने जो प्रभावशाली व्यक्ति है वो बचने के सारे हथकंडे भी जानता है। आपको पता होगा कि उन्होंने जो है अपना वो फैक्ट्री और रिजॉर्ट का एक हिस्सा भी वहाँ आग लग गई अचानक से, तो साक्ष्य मिटाने की लगातार कोशिश है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा मैं कि हमारे कुछ वहाँ पे कार्यकर्ता और महिला शक्ति जो है वो हमारी महिला शक्ति जो है वो एम्स में वहाँ पे उपस्थित हैं और विरोध है। वहाँ पे रेणु बिष्ट जो वहाँ के स्थानीय विधायक है एमकेश्वर की, उनका भी वहाँ पे आना हुआ था। हमारे दल के मातृशक्ति ने उसका घोर विरोध किया, वहाँ की जनता ने उसका घोर विरोध किया। और उसका भी एक कारण है कि 5 दिन से लापता हमारी बेटी जो अंकिता भंडारी की जो हत्या की गई थी, और वहाँ की स्थानीय विधायक का एक शब्द उसकी खोज खबर के लिए प्रशासन से कोई उसकी वार्ता नहीं हुई। ये आक्रोश भी है, क्योंकि इस समय पूरी उत्तराखंड की जन भावना जो है वो अंकिता भंडारी हत्याकांड से
उद्वेलित है, गुस्से में है वो, और कहीं ना कहीं भावनाएं होती हैं। उनकी गाड़ी पूरी जाती है। अब भावनाएं होती है, जनता है, जनता की भावनाएं होती हैं। कल इतना आक्रोश भाई, जनता के बीच में आक्रोश था में तो- कि कल वहाँ पे उनकी पिटाई तक कर दी गई है। सिर्फ वहाँ पे UKD नहीं, वहाँ उनकी स्थानीय पिटाई लोग करा- भी खड़े। उनका तो समझ नहीं आता है, लेकिन वो जनप्रतिनिधि है, आपने उनकी ही गाड़ी छुपा दी। नहीं, एक आक्रोश होता है, एक जनता का आक्रोश है। उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसमें हमारी महिलाएं उसमें शामिल हैं, लेकिन ये जनता का आक्रोश है। कहीं ना कहीं ये गुस्सा जो जनता के बीच में फूटा है, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, मैं आपको महोदय बता दूं, अगर हम 2000 की बात करें, अभी तक करें, तो हमारी कितनी बालिकाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है, कितनी बालिकाएं जो अभी तक लापता हुई है। तो जनता के बीच में ये आक्रोश हो ही रहा है। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ हमारी बेटियों के साथ इस तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। तो जनता कहीं ना कहीं इस बात से व्यथित है, और जो ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे जनप्रतिनिधियों की गाड़ियां फूटी जा रही है, न कुछ आक्रोश हो रहा है। ये जनता का आक्रोश है। हम वहाँ जो दूसरा सवाल है यूकेएससीसी मामले की आप बात कर रहे हैं। यूकेएससीसी मामले में आज हाकम सिंह के पास उसकी जो संपत्ति है वो तहसीलदार ने रिपोर्ट सौंपी है कि वो अवैध जगह पे बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे बुलडोजर चला जाए, तो इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, बुलडोजर चलाया जाए अब एक स्टंट हो गया है। मैं बुलडोजर को एक स्टंट कार्रवाई की तरह देखता हूँ अब, क्योंकि अब ये कॉपी होने लगा है। रही बात हाकम सिंह के अवैध निर्माण की, तो ये बात तो पहले से सार्वजनिक थी और कई लोगों को पता थी कि वो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित कर रहा है। तब से मुख्यमंत्री क्यों चुप थे? उससे पहले के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जब उसका नाम आया पिछली बार, तो कौन था वो मुख्यमंत्री जिसके रहते उसको आशीर्वाद मिला और वो गिरफ्तारी से भी बचा रहा, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? उसकी सारी फोटोएं, तस्वीरें हर बड़े अधिकारी के साथ, हर बड़े राजनेता के साथ वो उसके रिजॉर्ट में जब जाते थे, रातें बिताते थे, और जैसी भी बिताते हों, क्या उन्हें तब ये नहीं पता था कि हम अवैध संपत्तियों में आ रहे हैं? बड़े अधिकारियों के प्रोटोकॉल होते हैं, वो कहीं जाते हैं तो उससे पहले उस जगह की जानकारी और सब कुछ करना उनके अधीनस्थों का काम होता है। तो क्या उन्होंने उस प्रोटोकॉल को कभी इस्तेमाल नहीं किया हाकम सिंह के लिए?